Hello dear students. In the last video we have discussed about weather. So today we will discuss about climate. What is climate? Climate is the average weather in a particular region over a long period of time. The word climate comes from the Greek word klima referring to the inclination of the sun. तो जैसे हमने वेदर के बारे में देखा था कि वेदर क्या होता है, वेदर एक हमने डिस्कस किया था कि वेदर एक मौसम होता है किसी भी पर्टिकुलर रीजन पे, पर्टिकुलर प्लेस, या हम कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम में जो मौसम होता है उसे हम वेदर कहते हैं। लेकिन क्लाइमेट बिल्कुल डिफरेंट है वेदर के कंपैरिजन में। जब हम पूरा किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन का बहुत लंबे समय तक हमने क्या किया था कि रिकॉर्ड किया, जब हम बहुत लॉन्ग टाइम तक उसका रिकॉर्ड करते हैं वेदर को, तब हम उसका एवरेज निकालते हैं और उस एवरेज वेदर को हम बोलते हैं क्लाइमेट। उस एवरेज वेदर को हम क्या बोलेंगे? क्लाइमेट। कि किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन का लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक हमने रिकॉर्ड लिया और उस रिकॉर्ड निकालने के बाद हमने जब एवरेज निकाला, उस एवरेज वेदर को हम क्लाइमेट बोलेंगे। तो आई होप आपको वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस समझ आ गया होगा। वेदर हम बोलेंगे कि डेली बेसिस पे और किसी एक पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर टाइम को हम वेदर बोलते हैं। लेकिन क्लाइमेट एक पर्टिकुलर रीजन का होगा, लेकिन उसको वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो हमने एवरेज निकाला वेदर का, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। और ये क्लाइमेट वर्ड ग्रीक वर्ड क्लीमा से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है इंक्लिनेशन ऑफ द सन। इंक्लिनेशन ऑफ सन मीन्स कि सन का झुकाव अर्थ की तरफ कितना है, उसे हम बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द सन। क्लाइमेट और वेदर दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों सेम नहीं होते, क्योंकि वेदर डेली बेसिस पे किसी पर्टिकुलर रीजन का, पर्टिकुलर टाइम का या पर्टिकुलर प्लेस पे हम बोलते हैं। लेकिन क्लाइमेट एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लेने के बाद, रिकॉर्ड लेने के बाद हम उसका एवरेज निकालते हैं, उसको क्लाइमेट कहते हैं। इट इज़ द एवरेज पैटर्न ऑफ द वेदर फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। A place that usually does not get much rain over a year would be said to have a dry climate. इसका मीनिंग होता है कि अगर हम कोई भी एक प्लेस ले लेते हैं जहाँ पे बहुत लंबे समय तक, मतलब साल के ज़्यादातर दिनों में वहाँ पे बारिश नहीं हो रही, तो वहाँ का रीजन, मतलब उस रीजन पे, उस वहाँ के रीजन पे जैसा क्लाइमेट होगा वो कौन सा होगा? ड्राई क्लाइमेट होगा, क्योंकि वहाँ पे साल के ज़्यादातर दिनों में बारिश नहीं आई। अगर वहाँ पे साल के ज़्यादा, अगर किसी एक पर्टिकुलर रीजन को हम ले लेते हैं, अगर उस पर्टिकुलर रीजन पे साल के ज़्यादातर दिनों में, मतलब अगर ज़्यादातर दिनों में बारिश आ रही है, तो मीन्स उसका एवरेज भी तो अलग निकलेगा ना। तो उसका एवरेज होगा वेट क्लाइमेट, तो उस वहाँ का क्लाइमेट, उस रीजन का हो जाएगा वेट क्लाइमेट। जहाँ पे, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे रेन नहीं आ रही ज़्यादातर दिनों में, तो ड्राई क्लाइमेट। अगर ऐसे ही इन द सेम वे, अगर हम किसी एरिया को ले लेते हैं, किसी पर्टिकुलर रीजन को ले लेते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और वहाँ पे ज़्यादातर, मतलब साल के ज़्यादातर दिनों में वहाँ पे ठंड होती है, तो हम उसे कोल्ड क्लाइमेट बोलेंगे कि उस रीजन का क्लाइमेट कैसा हो जाएगा? कोल्ड क्लाइमेट। अगर किसी जगह पे ज़्यादातर गर्मी रहती है तो उसको हम बोलते हैं हॉट क्लाइमेट। तो ड्राई का और हॉट का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे राजस्थान में आपको सबको पता होगा कि यहाँ पे बहुत कम बारिश आती है, मतलब साल के ज़्यादातर दिनों में यहाँ पे बारिश नहीं आती। तो उसे, मतलब इस वजह से उसका क्लाइमेट, वेदर नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि हमने पूरे साल का हमने एवरेज निकाला है वेदर का। तो उसे, उस एरिया को, मतलब राजस्थान का एरिया जो है, उसके क्लाइमेट को हम बोलते हैं ड्राई क्लाइमेट है वहाँ का। इसी, और वहाँ पे हॉट क्लाइमेट होगा, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। वहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहती है और बारिश भी नहीं आती, जिसकी वजह से वहाँ पे हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट माना जाता है। Climate is useful for weather forecasting. It also helps in determining the best time for the farmers to plant their crops. It is helpful for us to plan a vacation. तो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमें कहीं भी जाना हो तो सबसे पहले हम वेदर देखते हैं। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट पता होगा, मतलब एवरेज वेदर पता होगा, तो हम अपनी वेकेशन भी उसी अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। और ये फार्मर्स को भी हेल्प करता है कि फार्मर्स को पता होगा कि कौन से टाइम में हमें कौन सी क्रॉप को ग्रो करना है। इसलिए प्लांट्स के लिए भी, फार्मर्स के लिए भी हेल्पफुल होता है क्लाइमेट। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्लाइमेट इज़ यूजुअली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द फैमिलियर एलिमेंट्स ऑफ द वेदर।
जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि वेदर के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर, विंड, क्लाउड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी। ऐसे ही क्लाइमेट को भी हम ऐसे ही एलिमेंट्स में डिस्क्राइब करते हैं। इसके मेन जो दो एलिमेंट्स हैं वो है हमारे टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आर इट्स टू एसेंशियल इंडिकेटर्स। मतलब इम्पॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन दो एसेंशियल इंडिकेटर्स कौन से हैं? टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर का सबको पता होगा कि वो इंडिकेटर होता है हॉटनेस और कोल्डनेस का, हमारी एयर का। और प्रेसिपिटेशन मैंने बताया था कि बारिश होती है, मतलब रेन हो गया, स्नोफॉल हो गई, हेल हो गया। हेल मीन्स मैंने आपको बताया था कि जो ओले होते हैं उनको हम हेल बोलते हैं। स्लीट हो गई, इन ये सारी जो टाइप्स हैं ये प्रेसिपिटेशन की वेराइटीज़ हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला? द अदर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ द क्लाइमेट इंक्लूड सनशाइन, विंड, क्लाउड कवर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी. When these elements are measured systematically at a given site over a period of several years, we eventually accumulate a record of observation from which one can construct an accurate summary of the क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि हम इनका रिकॉर्ड रखेंगे। इन सारे जो एलिमेंट्स हैं इनको इंक्लूड करके हम पूरे वेदर को, किसी पर्टिकुलर रीजन का हम वेदर को इंक्लूड करते हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं, तो हम उसका एवरेज निकालेंगे। उस एवरेज को हम क्या बोलते हैं? किसी उस पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट हो जाएगा। नेक्स्ट, कंपेयरिंग क्लाइमेट्स। क्लाइमेट ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड मेनली इनटू 4 क्लाइमेट जोन्स। जो इंडिया का क्लाइमेट है 4 जोन्स में डिवाइड किया गया है। एल्पाइन जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन एंड एरिड जोन। तो हम इनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। एल्पाइन जोन, सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? एल्पाइन जोन। दिस क्लाइमेट जोन कैन बी एक्सपीरियंस्ड एट अ हाई एल्टीट्यूड ऑफ द हिमालयाज। इन दिस जोन वी हैव स्नो थ्रू आउट द ईयर। एल्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है? एल्टीट्यूड मीन्स होता है हाइट। किसी भी जगह की हाइट को हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो मतलब हिमालयाज़ का जो हाई एल्टीट्यूड होता है, मतलब ज़्यादा हम देखते हैं कि हिमालय की जो ऊपर वाला लेयर हो गई या ऊपर वाला ये जो एरिया हो गया, मतलब हाई हाइट पे हम बात करें तो उन जोन को हम एल्पाइन जोन बोलते हैं। और वहाँ का जोन बहुत कोल्ड होता है ज़्यादातर। मतलब हम कह सकते हैं कि पूरे साल के ज़्यादातर दिनों में वहाँ पे ठंडा मौसम रहता है, स्नो ज़्यादा रहती है, इसीलिए उसको उस जोन का नाम रखा गया एल्पाइन जोन। वहाँ पे ज़्यादातर मतलब थ्रू आउट द ईयर स्नो मिलती है हमें। नेक्स्ट हम देखते हैं, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, जो आप मैप दे रखा है, कि ये वाला जो एरिया है इसको हम एल्पाइन जोन बोलते हैं। ये माउंटेन, यहाँ पे माउंटेन्स पाए जाते हैं, यहाँ पे बहुत ठंडा मौसम मिलता है, हमें ज़्यादातर स्नो मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। दिस जोन इज़ प्रिविलेंट इन मोस्ट ऑफ द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब ये इंडिया के नदर्न पार्ट में मिलता है। इंडिया के जो नदर्न पार्ट होता है, मतलब नॉर्थ जो पोर्शन होता है हमारे इंडिया का, उसमें हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। आप इस पिक्चर में देख रहे होगे जो ग्रीन एरिया है, हम इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। नेक्स्ट, the temperature may drop down even close to the freezing point of water in the region of higher ranges। कि विंटर समर्स में हम देखते हैं कि यहाँ का एरिया जो होता है हॉट एंड वेट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है समर के डेज़ में यहाँ पे कौन से एरिया में? सब ट्रॉपिकल जोन में। लेकिन विंटर में टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि वो फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। और जहाँ पे हम समर की बात करें, यहाँ पे बहुत हॉट एंड वेट एरिया, वेट रीजन पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, रेनफॉल इज़ क्वाइट कॉमन इन समर सीजन वेयर एज विंटर्स आर यूजली कोल्ड एंड ड्राई। समर के डेज में हमने अभी देखा था ना, हॉट एंड वेट रीजन बोलते हैं इसको। हॉट एंड वेट किस लिए बोलते हैं इसको? जो वेट इसीलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा पाई जाती है, और मतलब समर के डेज़ में। और इसमें इन्होंने बोला रेनफॉल इज़ क्वाइट कॉमन इन समर सीजन। समर सीजन में रेनफॉल कॉमन है यहाँ पे, लेकिन विंटर्स में रेनफॉल नहीं होती इतनी, इसीलिए वहाँ का एरिया क्या बोला जाता है, मतलब विंटर के सीजन में कोल्ड एंड ड्राई एरिया, सब ट्रॉपिकल जोन में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रॉपिकल जोन।
इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सब टाइप्स, मतलब हमने 4 टाइप्स देखे, एल्पाइन, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एंड एरिड जोन। जो ट्रॉपिकल जोन है उसको 2 सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक है हमारा ट्रॉपिकल वेट एंड दूसरा है हमारा ट्रॉपिकल ड्राई मॉनसून जोन। तो वेट से सबको पता होगा कि वहाँ पे ज़्यादातर क्या होगी, हमारी रेन होगी, ज़्यादातर वहाँ पे क्या होगा, रेन होगी। और ड्राई एरिया में सबको पता है कि वहाँ पे रेन कम मिलेगी, इसीलिए उसको ट्रॉपिकल वेट और ट्रॉपिकल ड्राई एरिया मॉनसून जोन बोला गया है। In the tropical wet monsoon zone, the average temperature normally does not fall below 18 डिग्री। तो इसमें आपको सबको दिख रहा होगा कि जो वेट एरिया, जो वेट जोन बोला है जहाँ पे, तो वेट जोन में क्या होगा, जो टेम्परेचर है 18 डिग्री से कम नहीं होगा एंड इट इज़ अकम्पनीड बाय एवरेज टू हाई रेनफॉल। और वहाँ पे बारिश भी क्या होगी, मतलब बहुत ज़्यादा हाई होगी, एवरेज से लेके हाई रेनफॉल वहाँ पे पाई जाएगी। और जहाँ पे हम ड्राई एरिया की बात करते हैं, ड्राई मॉनसून की बात करें, वहाँ पे रेनफॉल नहीं पाई जाती। एरिड जोन, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एरिड जोन के बारे में। हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल आर 2 मेन फीचर्स ऑफ दिस क्लाइमेटिक जोन। तो जो एरिड जोन हमारा है, इस क्लाइमेटिक जोन का 2 मेन फीचर्स बोले गए हैं, एक हाई टेम्परेचर और दूसरा क्या है, लो रेनफॉल। इट इज़ प्रिविलेंट इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड इंक्लूड्स अ लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान। जो हमारा इंडिया है, हमारी कंट्री में वेस्टर्न पार्ट, आप इस लास्ट पिक्चर में भी देख सकते हो, हमारा वेस्टर्न पार्ट कौन सा है, ये वाला एरिया है, मतलब राजस्थान का जो एरिया है वो हमारे वेस्टर्न पार्ट में आता है। और यहाँ पे कौन सा एरिया बोला गया है, कौन सा जोन माना गया है, एरिड जोन। राजस्थान के एरिया में एरिड जोन पाया जाता है, वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। इट इज़ प्रिविलेंट टू वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। The temperature in this zone may shoot up to as high as 50 डिग्री सेल्सियस इन समर। और यहाँ पे समर के डेज में, समर सीजन में टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे टेम्परेचर पाया जाता है, इसीलिए इसको एरिड जोन बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन के बारे में। तो क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन क्या है? क्लाइमेट तो हमने देख लिया कि जो हम एवरेज वेदर निकालते हैं किसी भी पर्टिकुलर रीजन का, उसे हम क्लाइमेट बोलते हैं। अब एडेप्टेशन क्या होता है? तो जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट हमें या और भी सारे ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो हमें खुद को उस मौसम में, उस क्लाइमेट में ढलना पड़ता है। उस ढलने वाली चीज़ को हम कहते हैं अडेप्टेशन। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, तो जौन से एरिया में वो रहते हैं उस एरिया के, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो खुद को ढाल लेते हैं, उसे हम अडेप्टेशन बोलते हैं। क्लाइमेट ऑफ अ रीजन अफेक्ट्स ऑल ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन इट। तो ये मैं अभी बताया था कि जो क्लाइमेट है किसी भी रीजन का, वो सारे ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है। With constant changes in their environment, food chain and climate, animals must adapt themselves to these changes or face extinction. एनिमल्स को क्या करना पड़ता है कि उनको उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करना पड़ता है, खुद को ढलना पड़ता है, ढालना पड़ता है उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, उन जो चेंजेस आते हैं उनके अकॉर्डिंग। अदरवाइज उनको क्या होगा, एक्सटिंक्शन को फेस करना पड़ेगा। एक्सटिंक्शन मतलब होता है कि वो ख़त्म होने लग जाएंगे। अगर कोई भी एनिमल अपने आप को उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं करेगा तो वो धीरे धीरे उनकी स्पीसीज़ क्या हो जाएगी, ख़त्म होने लगेगी, एक्सटिंक्ट होने लगेगी। एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म होना। अडेप्टेशन इज़ अ ट्रेट दैट मेक्स एन एनिमल सूटेड टू इट्स एनवायरनमेंट। ये अडेप्टेशन में अभी बताया था कि कोई भी एनिमल को सूटेबल या अपनी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना। इट कैन बी बिहेवियरल और स्ट्रक्चरल, ये 2 टाइप्स में हो सकती है। बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी हो सकती है। मान लो अगर कोई ग्रुप में मूव कर रहा है, कोई भी एनिमल लार्ज ग्रुप में मूव कर रहा है, तो उसको हम बिहेवियरल अडेप्टेशन बोलेंगे। जैसे कि अगर हम देखते हैं किसी पोंड में या लेक में बहुत सारी फिशेज़ हैं, वो अगर ग्रुप में मूव कर रही हैं तो उसको हम बिहेवियरल अडेप्टेशन बोलेंगे। उससे क्या होता है, उनको हेल्प मिलती है कि उनके ग्रुप का जो मेंबर है उसको प्रोटेक्ट कर सके किसी भी प्रीडेटर से। अब मान लो बहुत सारी फ़िश ग्रुप में मूव कर रही हैं, तो अगर कोई लार्ज फिश आ गई उनको मतलब उनको कैप्चर करने के लिए, तो उनका ग्रुप को देख के वो क्या हो जाएगा, उनको
पकड़ नहीं पाएंगी, इसीलिए उनको हेल्प करती है किसी भी लार्ज ग्रुप में मूव करने से उनका मेंबर को प्रोटेक्शन मिलती है। उस एग्जाम्पल को हम बोलते हैं बिहेवियरल अडेप्टेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। अब जैसे कि पोलर बियर हो गए या बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं कि उनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे थिक फर होते हैं। जैसे इन्होंने बोला द थिक फर कोट ऑफ अ पोलर बियर इज अ स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन, मतलब उनका स्ट्रक्चर ही ऐसे अडेप्ट किया होता है कि उनको बहुत मतलब कोल्डनेस से, कोल्ड वेदर से उनको प्रोटेक्ट करती है। उस ऐसे बिहेवियर को या ऐसे अडेप्टेशन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। और ये अडेप्टेशन ये नहीं कि सिर्फ एक ही दिन में आ जाए। अगर हम ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल भी लेते हैं, अगर हम किसी नए एरिया में या नए रीजन पे जाके रहने की कोशिश करते हैं, तो ये तो नहीं ना कि हम एक ही दिन में खुद को उस मौसम के अकॉर्डिंग या उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लें। तो जैसे हमें भी बहुत धीरे धीरे टाइम लगता है, ऐसी अडेप्टेशन का क्या बोला है इन्होंने? यूजुअली अकर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अडेप्टेशन कभी भी एक दिन में नहीं आता, ये धीरे धीरे मतलब बहुत लंबे टाइम के बाद ही अडेप्टेशन होता है। तो हम अभी डिस्कस करेंगे कि पोलर रीजन्स और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स हैं वो खुद को कैसे अडेप्ट करके रखती हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि पोलर जो रीजन है, पोलर रीजन्स में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। पोलर रीजन्स कौन से होते हैं? जैसे ये हमारी अर्थ है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों रीजन्स को हम पोलर रीजन्स बोलते हैं। जैसे ये वाला एरिया हमारा नॉर्थ पोल हो गया और ये हमारा एरिया साउथ पोल का हो गया। और यहाँ पे बहुत ठंड होती है, किसके कारण? क्योंकि मैंने बताया था कि जो सन है, सन की रेज ज़्यादातर यहाँ पे फॉल करती है इस एरिया पे। तो यहाँ पे जो ट्रॉपिकल रीजन बोला जाता है, और यहाँ पे सन की रेज कम फॉल करती है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा कोल्डनेस होती है। और इसी रीज़न से हम उनको फ्रिजिड जोन भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, बहुत कोल्ड होता है। दीज रीजन्स रेस्टिंग रिस्पेक्टिवली ऑन द आर्कटिक ओशियन एंड कंटिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका आर डोमिनेटेड बाय पोलर आइस कैप्स। यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, ग्रीनलैंड, स्वीडन, Finland, Norway and Russia are some countries that have some of their parts in this region. तो जो मैंने कंट्रीज़ के नाम बताए, यूएस, कनाडा, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, तो इन सब के जो कुछ पार्ट्स इस रीजन में, मतलब पोलर रीजन्स में इंक्लूड होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ठंड होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें These regions are very cold. The coldest temperature ever known on Earth -89 डिग्री सेल्सियस was recorded in Antarctica. मतलब ये रीजन्स इतने ठंडे होते हैं, इतने ज़्यादा कोल्ड होते हैं कि इनका टेम्परेचर, जो एंटार्क्टिका रीजन है उनका टेम्परेचर -89 भी रिकॉर्ड किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आर्कटिक जोन में इतना टेम्परेचर पाया गया है कि -30 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर मिला है। In winter, the seas surrounding Antarctica freeze into solid snow that covers an area almost as big as continent itself. मतलब इतना टेम्परेचर लो हो जाता है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, मतलब इतनी स्नो पाई जाती है कि पूरा कंटिनेंट ही स्नो से कवर हो जाता है। यहाँ पे इतना टेम्परेचर लो होता है पोल जोन्स पे। At the poles, the sun shines for half of the year and it is dark for other half of the year. पोल्स पे, पोलर एरियाज़ में, पोलर रीजन्स में क्या होता है कि जो सन है वो सिर्फ हाफ ईयर ही हमें दिखाई देता है, और हाफ ईयरली वहाँ पे डार्क रहता है। मतलब साल के 6 महीने वहाँ पे सन दिखाई देता है और बाकी के 6 महीने डार्क होता है। पोलर बियर, पेंगुइन, रेनडियर, सील, वेल एंड वेलरस इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे पोलर रीजन्स पे पाए जाते हैं। तो पोलर रीजन्स में इतनी ठंड होने के बावजूद वहाँ पे कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं। तो क्यों, मतलब वो इतनी ठंड में कैसे रहते हैं? क्योंकि उन्होंने खुद को अडेप्ट कर लिया है ऐसे ही क्लाइमेट में। वो अडेप्ट कैसे किया है हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे।
अडेप्टेशन बाय एनिमल्स ऑफ द पोलर रीजन्स। तो सबसे पहले इन्होंने एग्जांपल दिया है पोलर रीजन्स के जो एनिमल्स हैं उसके बारे में। नेक्स्ट हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ट्रॉपिकल जो एरिया है हमारा, ट्रॉपिकल रीजन में खुद को अडेप्ट कैसे करते हैं एनिमल्स। तो फर्स्ट एग्जांपल इन्होंने दिया है पोलर बियर। Polar bear have white fur so that they are not easily visible in the snowy white background. तो पोलर रीजन में हमें सबको पता है कि वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी स्नो होती है, स्नो वाइट कलर की होती है। तो पोलर बियर जो होते हैं उनके वाइट फर होते हैं ताकि वो इजीली विजिबल ना हो। अगर वो इजीली विजिबल करेंगे तो वो प्रीडेटर उनको कैच कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, इसीलिए उनके वाइट फर होते हैं। और जो उनका बॉडी टेम्परेचर होता है नॉर्मली अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस होता है। देखो इतनी ठंड में भी उनका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस कैसे हो गया, ये किसके कारण होता है? क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर एक थिक लेयर होती है फर की, टफ हाइड एंड एन इंसुलेटिंग लेयर ऑफ ब्लबर। मतलब उनकी बॉडी के ऊपर फर की एक लेयर होती है, मोटी परत होती है। उनके जो फर आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, में इन्होंने बहुत मोटी फर दे रखी है, बहुत बालों का एक लेयर दे रखी है जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। एक उनकी लेयर ऑफ ब्लबर होती है। ब्लबर मीन्स होता है फैट, कि एक फैट की लेयर होती है जिसकी वजह से उनमें इंसुलेशन मीन्स होता है कि उनमें हीट जो होती है मतलब उनकी जो बॉडी हीट होती है वो अब उनकी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती, वो अपनी बॉडी में ट्रैप करके रखती है हीट को। किसकी हेल्प से होती है ये ट्रैप? ब्लबर की हेल्प से, मतलब फैट की हेल्प से। दिस एक्सीलेंट इंसुलेशन कीप्स अ पोलर बियर वार्म इवन व्हेन एयर टेम्परेचर ड्रॉप्स टू -37 डिग्री सेल्सियस। जो मतलब इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है इनकी, जो इंसुलेशन बताया है मैंने कि उनकी जो हीट है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती, वो इवन की जो अगर -37 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर टेम्परेचर इतना कम हो जाए, इतनी ज़्यादा ठंड हो जाए, तो भी वो उसको हेल्प करती है, पोलर बियर को हेल्प करती है वार्म रहने में, उनको गर्म रखती है। पोलर बियर्स आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे टेंड टू गेट ओवरहीटेड। मतलब इतनी ज़्यादा इंसुलेट कर लेते हैं वो, इतनी ज़्यादा हीट उनमें कैच रहती है, ट्रैप होती है कि वो कई बार क्या होता है, ओवर हीट भी हो जाता है, मतलब उनकी हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर वो कोई भी वार्म डेज में या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उस फिजिकल एक्टिविटी के बाद वो क्या करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं या स्लोली मूव करते हैं। किस लिए स्लोली मूव करते हैं? खुद को ठंडा रखने के लिए। कब करते हैं ऐसा? वार्म डेज में या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद। पोलर बियर कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल वाइल स्विमिंग अंडर वाटर। और पोलर बियर की एक और फीचर होता है, एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो क्या है कि स्विमिंग करते टाइम वो अपनी नोस्ट्रिल को, अपनी नोज़ को क्लोज भी कर सकते हैं। जो पोलर बियर है, पोलर बियर के जो फ्रंट पॉज है, मतलब आगे वाले जो पैर हैं, प्रोपेल इट थ्रू वाटर फॉर स्विमिंग, मतलब उनको मूव करने में, जो फ्रंट पॉज हैं उनको मूव करने में हेल्प करते हैं। The hind feet and legs are held flat and are used as rudder। मतलब जो पीछे के पैर हैं, जो उनके पोलर बियर के पीछे वाले लेग्स हैं, वो फ्लैट होते हैं और रडर में हेल्प करते हैं। रडर मीन्स क्या होता है कि उनको कंट्रोल करते हैं डायरेक्शन कंट्रोलिंग में हेल्प करते हैं जो पीछे के हिंड फीट हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, उन्होंने नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, पहला दिया था उन्होंने पोलर बियर का, नेक्स्ट इन्होंने एग्जाम्पल दिया है पेंगुइन्स का। Another animal well adapted to polar region is the penguin. Penguin have feathers that are extremely densely packed with no gaps between them। मतलब जो इनकी बॉडी है, बॉडी के ऊपर जो आप देख रहे होगे इनके फीदर्स, इस पिक्चर में जो इनके फीदर हैं बहुत डेंसली पैक्ड होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा पैक्ड होते हैं कि उनके बीच में कोई गैप नहीं होता। दिस गिव्स दैम गुड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड। और यही जो इनके डेंसली पैक्ड की वजह से, जो इनकी स्किन है, जो इनके फीदर्स हैं डेंसली पैक्ड हैं, इसकी वजह से ये क्या करते हैं, कोल्ड से प्रोटेक्ट रहते हैं। ईच फीदर हैज़ एन एक्स्ट्रा पार्ट बिहाइंड इट सो दैट दे कैन फ्लफ देयर फीदर्स अप। मतलब इनकी बॉडी में जो फीदर्स हैं, इन फीदर्स के पीछे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट होता है जिसकी वजह से ये अपने जो फीदर हैं उनको फ्लफ कर, मतलब फैला भी सकते हैं। दिस कीप्स देम वार्म इन कोल्ड
एंड अलाउज देम टू कूल ऑफ व्हेन द वेदर इज़ वार्म। जब वार्म वेदर होता है तब ये उनको ठंडा रखने में हेल्प करती हैं, और जब वार्म वेदर कोल्ड होता है तो उनको वार्म करने में हेल्प करते हैं। Penguins do not have air spaces in their bones as normal birds have। जैसे कि जो बर्ड्स होते हैं उनके बोन्स में स्पेस होता है, लेकिन पेंगुइन्स की कोई बोन्स में कोई भी स्पेस नहीं होता, जिसकी वजह से वो थोड़ी हैवी हो जाती हैं और वाटर में सिंक करने में हेल्प होती है, मतलब वाटर में वो ईजिली सिंक कर सकती हैं। दे हैव अ लेयर ऑफ ब्लबर। ब्लबर मैंने बताया था कि फैट की लेयर होती है, इनकी बॉडी पे भी क्या होती है, ब्लबर की लेयर होती है बीनीथ देयर स्किन विच कीप्स देम टू स्टे वार्म। तो उस ब्लबर की हेल्प से, लेयर ऑफ ब्लबर की हेल्प से वो वार्म रहने में हेल्प रहते हैं। अ स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड पैडल लाइक फीट हेल्प देम टू स्विम अंडर वाटर। और उनकी जो फीट होते हैं वो पैडल लाइक होते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर में स्विम करने में हेल्प मिलती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज क्लाइमेट और अडेप्टेशन के बारे में समझ आ गया होगा। हमने इस वीडियो में पोलर रीजन्स के एनिमल्स की अडेप्टेशन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अडेप्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।